हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर को। पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। द फेनोमेनन इन व्हिच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स का मतलब है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एंड डायरेक्शन, इन दोनों में से कोई एक अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो उस फील्ड को हम कहेंगे चेंजिंग और वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस फेनोमेनन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब करंट कैसे जनरेट होगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये फेनोमेना कैसे डिस्कवर हुआ? इस फेनोमेना को डिस्कवर किया दो साइंटिस्ट ने, एक है फैराडे, दूसरा है हेनरी। फैराडे एंड हेनरी, इन दोनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस फेनोमेना को डिस्कवर किया। फैराडे एंड हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस फेनोमेनन को डिस्कवर किया। फैराडे एंड हेनरी ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था? 3 एक्सपेरिमेंट किया था। आइए उसको हम सीरियली देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहला जो एक्सपेरिमेंट फैराडे एंड हेनरी ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर, एक मैग्नेट, ये 3 चीज़ें ज़रूरत होगी। कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, उसके पास एक बार मैग्नेट, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, इसके पास एक बार मैग्नेट रखा गया। कुछ टाइम बाद इस मैग्नेट को आगे पीछे ऐसे मूवमेंट किया। एक बार आगे ले आया, मतलब ये जो कॉइल है कॉइल के पास ले आया। एक बार पीछे, मतलब कॉइल से दूर ले गया। मैग्नेट को कैसे मूव किया? एक बार कॉइल के पास ले आया, सेकेंड टाइम कॉइल से दूर ले गया। मतलब आगे पीछे इसको ऐसे रखा, जिस जगह पर था उस जगह पर उसको स्टेबल रखा। इसको जिस जगह पर पहले से रखा गया था उसी जगह पर रखा गया, लेकिन मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया। उस टाइम जब मैग्नेट को आगे पीछे मूव किया, उस टाइम पर ये जो गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर है, उस पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया। कब शो किया? जब ये मैग्नेट आगे पीछे ऐसे मूव किया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन से हमें ये बात पता चला, इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ। डिफ्लेक्शन से हमें यह पता चला इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ है। इस करंट को हम इंड्यूस करंट कहेंगे। इस करंट को इंड्यूस करंट ऐसे नाम दिया। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट। और एक बात याद रखिए, सपोज मैंने ये मैग्नेट पहले जिस पोजीशन पर रखा गया उस पोजीशन पर ही रख दिया, लेकिन ये जो कॉइल है, इस कॉइल को मैंने मूव किया। एक बार मैग्नेट के पास, एक बार मैग्नेट से दूर, आगे पीछे ऐसे मूव किया, तब भी डिफ्लेक्शन शो होगा। पहला एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? जब मैग्नेट और कॉइल
आइदर मैग्नेट और कॉइल, किसी एक को अगर आप मूव करेंगे, आगे पीछे ऐसे मूव करेंगे, तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इस डिफ्लेक्शन का रीज़न क्या है? कॉइल और मैग्नेट, इन दोनों में से किसी एक का मूवमेंट, एक को स्टेबल रखना होगा, दूसरे को मूवमेंट करना होगा, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट साइंटिस्ट को ये मिला, मूवमेंट की वजह से, किसी एक का मूवमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन शो हुआ है। करंट, इंड्यूस करंट इस कॉइल में हमें मिल रहा है, लेकिन बाद में उस और रिजल्ट हमें सामने आएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 2। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें 2 कॉइल चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी, और वायर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। दो कॉइल है, लेकिन दोनों कॉइल में सेम चीज़ें नहीं है। इसमें गैल्वेनोमीटर और इसमें बैटरी है। तो यहाँ में करंट फ्लो हुआ है क्योंकि यहाँ बैटरी है, यहाँ करंट फ्लो हुआ है। मान लीजिए आई करंट यहाँ फ्लो हुआ है। ये जो कॉइल है ये करंट कैरिंग कॉइल है, लेकिन इसमें करंट नहीं है, इसमें गैल्वेनोमीटर है। फैराडे एंड हेनरी ने क्या किया, इस कॉइल को मूव किया आगे पीछे, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था। इसको स्टेबल रखा, लेकिन इसको मूव किया, एक बार आगे एक बार पीछे। जब ये कॉइल, ये जो करंट कैरिंग कॉइल इसके पास आएगा, तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब ये करंट कैरिंग कॉइल इस कॉइल से दूर ले जाएगा, तब भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन पास आने से अगर इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा, दूर जाने से उल्टा डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो होगा। ये बात देखा गया। और ये बात भी सही है, अगर इसको स्टेबल रख के इसको अगर मूवमेंट करेंगे, एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे मूवमेंट करेंगे, ये स्टेबल है, लेकिन इसको हमने मूवमेंट किया, तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में करंट कैरिंग कॉइल था। लेकिन हम तो जानते हैं मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल दोनों इक्विवेलेंट है। सो सेकेंड एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट हमें क्या मिला? मूवमेंट की वजह से, किसी एक कॉइल का मूवमेंट की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा और यहाँ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने के लिए मूवमेंट जरूरी है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये बात कॉन्फर्म हो गया, अगर मूवमेंट नहीं होगा तब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मूवमेंट जरूरी है। अगर ये मैग्नेट पहले जिस जगह पर था, बाद में उसी जगह पर हमने रखा, तब ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इसको अगर सेम पोजीशन पर हम रखेंगे तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो नहीं होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मूवमेंट जरूरी है, मूवमेंट। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ने कॉन्फर्म किया
मूवमेंट की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 3 में कुछ अलग ही रिजल्ट हमें देखने को मिला। आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट 3 में क्या हुआ था। एक्सपेरिमेंट 3 करने के लिए 2 कॉइल, एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी और एक चीज की हमें चाहिए। अब फेराडे एंड हेनरी ने क्या किया, पहले तो उन दोनों ने कॉन्फर्म किया था एक बात कि मूवमेंट ज़रूरी है, मूवमेंट नहीं होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या ये बात सही है? मूवमेंट ज़रूरी है या नहीं है? मूवमेंट नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्या? अब उस बात को कंफर्म करना जरूरी था। मूवमेंट से तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा ही। अगर मूवमेंट है तो इंड्यूस करंट हमें मिलेगा ही। अगर मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होने से इंड्यूस करंट मिलेगा या नहीं, उस बात को दोनों ने जानने की कोशिश की। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन दोनों कॉइल को पहले जिस पोजीशन पर था उस पोजीशन पर ही रखा गया, लेकिन ये जो की है एक बार ऑन एक बार ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे किया। उसके बाद जो रिजल्ट देखने को मिला, दोनों हैरान हो गई। दोनों ने क्या देखा, स्विच ऑन ऑफ करने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है, मतलब यहाँ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया है। स्विच ऑन ऑफ करने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो एक्सपेरिमेंट 3 से क्या पता चला? मूवमेंट जरूरी नहीं है, मूवमेंट नॉट नेसेसरी। मूवमेंट नहीं होने से भी क्या मिलेगा? इंड्यूस करंट मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंट 3 में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से एक बात स्ट्रांगली कॉन्फर्म हो गया, मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कैसे होता है? स्विच ऑन ऑफ करने की वजह से। लेकिन स्विच ऑन ऑफ करने से क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है? अब बात को डिटेल्स में समझिए। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ करंट चलने लगेगा। जब इस कॉइल में करंट चलेगा, करंट फ्लो होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आकर इसको टच करेगा, इस कॉइल को टच करेगा। जब हम स्विच ऑफ कर देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आकर इस कॉइल को टच किया, ये फील्ड लाइंस गायब हो जाएगा जब हम स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑन करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से आकर इस कॉइल को टच करेगा। ऑफ करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ स्विच ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन टच होगा, ऑफ करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़ीरो होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंज हुआ है, इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होगा तभी डिफ्लेक्शन शो होता है। डिफ्लेक्शन की वजह क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम कह सकते हैं, उसका चेंज होना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से डिफ्लेक्शन शो होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं, पहले वोल्टेज या करंट कौन पहले आता है? करंट पहले आता है
वोल्टेज पहले क्या आएगा? वोल्टेज से हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। तो जब इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब इंड्यूस ईएमएफ मतलब जो वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। कुछ बातें याद रखिए। इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? पहले क्या होना होगा? पहले फ्लक्स चेंज होना होगा। फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ ये प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा और करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं कैसे पता चलेगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया तो करंट प्रोड्यूस हो गया। तो अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं किया तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो पहले फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। नेक्स्ट इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्या जरूरी नहीं है? मूवमेंट जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। यहाँ एक बात लिखा गया है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विथ टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ अगर चेंज होगा, कॉइल के साथ जुड़ा हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स। The total number of magnetic field lines passing normally through the given area is called magnetic flux through that area। किसी एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुआ है नॉर्मली, उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स phi equal B dot A। B means magnetic field, A means area, इक्वल बी ए cos थीटा। डॉट को रिमूव करने से cos थीटा आ गया। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड A। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ml स्क्वायर T इनवर्स टू A इनवर्स। यह है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। पहले हमने सीखा था फ्लक्स चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ मतलब वोल्टेज। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या है? वोल्टेज जनरेट होता है और इस वोल्टेज की वजह से इंड्यूस ईएमएफ, जिसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, उस वोल्टेज की वजह से इंड्यूस करंट हमें मिलेगा। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना और उसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होना, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन हम बना सकते हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स अगर रफ्तार से चेंज होगा, फास्ट चेंज होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? तो एक्सपेरिमेंट से ही ये पता चलता था, जितना जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उतना ही ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ बनता है। जो एक्सपेरिमेंट 3 था, एक्सपेरिमेंट 3 को याद कीजिए। एक्सपेरिमेंट 3 में क्या था? स्विच ऑन ऑफ ऐसे क्या था। जितना जल्दी से हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करता है। तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने से हमें ये पता चलता है
इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा हुआ है। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट यहाँ चल रहा है वो भी ज़्यादा है, इसलिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। इंड्यूस करंट वो भी ज़्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ। समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंजेस है जितना स्पीड से होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस ईएमएफ दोनों के बीच एक रिलेशन बना सकते हैं। फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स ये अगर चेंज होगा समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से हमें क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ। जितना जल्दी जितना फास्ट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समय के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना जल्दी से चेंज होगा उतना ही ज़्यादा मिलेगा इंड्यूस ईएमएफ। प्रोपोर्शनल को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए -1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है -1, तो -1 इंटू डी फाई बाई डी टी। इस रिलेशन को दिया था फैराडे ने। तो क्या कहा था फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में, उसको देखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन ए सर्किट इज proportional not equal is proportional to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। मैथमेटिकली ये होगा इंड्यूस ईएमएफ -1 डी फाई बाई डी टी। निगेटिव साइन का मतलब क्या है? निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट इन ए क्लोज लूप। अगर कॉइल में n टर्न्स है, इफ द कॉइल हैज n टर्न्स देन ईएमएफ ज़्यादा होगा। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल -n डी फाई बाई डी टी। अगर कॉइल में एक टर्न है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अगर कॉइल में ज़्यादा टर्न है, कितना टर्न? n टर्न्स है। मान लीजिए एज्यूम n टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर कॉइल में 2 टर्न है तो हम कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन -2 इंटू डी फाई बाई डी टी। अगर 3 टर्न है तो एप्सिलॉन इंड्यूस ईएमएफ इक्वल -3 डी फाई बाई डी टी। जितना ज़्यादा होगा टर्न्स उतना ही ज़्यादा होगा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू। नेक्स्ट, लेंस लॉ। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए करंट व्हिच ओपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका पोलैरिटी मीन्स, इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या है? इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज। तो वोल्टेज में पोलैरिटी है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है ना? तो ये पोलैरिटी कैसे होगा? पहले पॉजिटिव उसके बाद निगेटिव, या पहले निगेटिव उसके बाद पॉजिटिव? पोलैरिटी कैसे होगा? और पोलैरिटी से हम क्या निकाल सकते हैं? पोलैरिटी से हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन सर्किट में हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। पॉजिटिव से हम डायरेक्शन को देते हैं और इसमें करंट की डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव से ऐसे निकल आएगा। तो करंट की डायरेक्शन देने के लिए हमें इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी कैसा है,
किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ निगेटिव टर्मिनल है उसको जानना होगा। इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी कैसा होगा? इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसा होगा, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोज करेगा। देखिए आप ओपोज इस वर्ड को ध्यान दीजिए, ओपोज। अब देखिए हम कैसे किसी भी सर्किट पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए। आपको क्या याद रखना होगा? ओपोज, इस वर्ड को याद रखिए, ओपोज। ये एक मैग्नेट, एक कॉइल के पास इस मैग्नेट को मैंने ले गया तो यहाँ करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसका डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे? देखिए मैग्नेट की कौन सा पुल कॉइल के पास आ रहा है? एन पुल में। अब इस कॉइल में कौन सी पुल होने से एक दूसरे को अपोज करेगा? देखिए मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेट में कौन सी पुल है? एन पुल है। इसमें अगर एन पुल बन जाएगा तो एक दूसरे को अपोज करेगा, है ना? सेम पुल अपोज करता है तो एन को ऐसे ड्रॉ कीजिए तो हमें मिल जाएगा करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें मिल जाएगा। अब देखिए एक मैग्नेट एक कॉइल के पास मैंने ले गया तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसा होगा? तो पहले आपको क्या याद रखना होगा? ओपोज करेगा। पहले आपको क्या वर्ड याद रखना होगा? ओपोज वर्ड। ये कॉइल इस मैग्नेट को ओपोज करेगा। ओपोज करने के लिए इसमें कौन सी पुल होना जरूरी है? एस पुल। मैग्नेट पास आ रहा है तो यहाँ एस पुल होगा तो दोनों के बीच एक दूसरे को ओपोज करेगा। तो एस की जो दोनों साइड है उसमें ऐसे कर दीजिए तो करंट की डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। जिस पुल पास आएगा उस पुल को आप कॉइल में लिख लीजिए और दोनों साइड को बढ़ा दीजिए, आपको मिल जाएगा करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर एन कॉइल के पास आएगा तो कॉइल में एन पुल बन जाएगा, एस कॉइल के पास आएगा तो कॉइल में एस पुल बन जाएगा। अब ये देखिए, ये मैग्नेट, ये एक कॉइल है, कॉइल से मैग्नेट दूर जा रहा है, इस कॉइल से मैग्नेट दूर जा रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसमें कौन सी पुल होने से ओपोज होगा? तो एन पुल दूर जा रहा है तो ये ओपोज करेगा, दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, अपोज करेगा। तो इसमें एस पुल जनरेट होगा, इसमें एस पुल बनेगा। एन पुल दूर जा रहा है, कॉइल अपोज करेगा, दूर मत जाओ, तो एस पुल बन जाएगा। करंट की डायरेक्शन ये होगा। अब एस पुल दूर जा रहा है, एस पुल कॉइल से दूर जा रहा है, तो अब करंट की डायरेक्शन कैसा होगा?
एस पुल दूर जा रहा है तो यहाँ एन पुल बनेगा। तो ऐसा होगा करंट की डायरेक्शन, ओपोज करेगा। एन पास आया है तो एन को ओपोज करने के लिए एन सेम पुल बन जाएगा। एस पास आ रहा है तो इसमें एस पुल बनेगा। एन दूर जा रहा है, दूर मत जाओ, तो एस बनेगा। एस दूर जा रहा है तो दूर मत जाओ, एन पुल बनेगा। ऐसे हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं लेंस लॉ की मदद से। यहाँ लेंस लॉ ने जो बात कहा है उस बात को अप्लाई करके हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाला है। एक बात याद रखिए, लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे? सपोज मान लीजिए इस मैग्नेट का एन पुल जब इस कॉइल के पास आया तो इसमें एस पुल बन गया, लेकिन बनना क्या चाहिए? एन पुल। ये जो डायग्राम है ये करेक्ट है, ये डायग्राम करेक्ट है। एन पुल पास आया, एन पुल को ओपोज करने के लिए यहाँ एन पुल बना। लेकिन मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, अगर इसमें एन की अलावा एस पुल बन गया तो क्या होगा? तो एस पुल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करके पास ले आएगा, मैग्नेट में एक्सीलरेशन जनरेट होगा और मैग्नेट अपने आप कुछ काम कर पाएगा। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन जनरेट होगा, तो ये अपने आप कुछ काम करेगा। तब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये बताता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एनर्जी, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखिए, मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाने के लिए जो एनर्जी हमने खर्चा किया, वो एनर्जी इस कॉइल में करंट जनरेट होके थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन मैग्नेट की एन पुल आने से यहाँ अगर एस पुल क्रिएट होगा तो अपने आप ये मैग्नेट इसके पास आएगा, कुछ वर्क डन होगा। मतलब जो एनर्जी हमने खर्चा किया मैग्नेट को पास लाने के लिए, उससे ज़्यादा वर्क डन होगा, जो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को विरुद्ध करते हैं। इसीलिए मैग्नेट की एन पुल आने से इसमें एन पुल जनरेट होगा, ओपोज करेगा एक दूसरे को, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वैलिड नहीं होगा। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ कह सकते हैं हम। एप्सिलॉन इक्वल BLV को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। जो मोशनल ईएमएफ ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मिलता है हमें? पहले हमें मिला था फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमें इंड्यूस करंट मिलता है। ऐसे ही डायरेक्ट याद रखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस करंट मिलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा? ये कैसे चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला है फ्लक्स फाई इक्वल B डॉट ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BA cos थीटा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, इन दोनों में से अगर कोई एक चेंज हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर एरिया चेंज हो गया समय के साथ तो भी क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने से हमें क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। इंड्यूस ईएमएफ हमें क्या देगा? इंड्यूस करंट।
इंड्यूस करंट देगा। अब देखिए मोशनल ईएमएफ कैसे पैदा होता है। ये जो रॉड है ये मोशन में है, इस तरफ आ रहा है, और ये जो सर्किट है इसको हम कहाँ रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम इस सर्किट को रखा है, और सर्किट में एक एंड मोशन में है, जो पी क्यू साइड है वो इस तरफ आ रहा है। ये जो पी क्यू कंडक्टर है इस तरफ आने से क्या होगा, एरिया डिक्रीज होगा। पी क्यू अब यहाँ है, जब थोड़ा आगे आया तो एरिया क्या हो गया, एरिया कम हो गया, और आगे आया एरिया और कम हो गया, और आगे आया एरिया और भी कम हो गया। पी क्यू की मोशन की वजह से एरिया डिक्रीज हो गया। एरिया डिक्रीज होने से, एरिया चेंज होने से, ये चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एरिया चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होगा। तो जो ईएमएफ डेवलप हुआ है उसको हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है BLV। इसका डिराइवेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ED currents. When some pieces of conductors are placed in a magnetic field, currents are produced in them. These currents are called ED currents. ये कंडक्टर है, एक मेटल पीस है, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है। ये जो मेटल पीस है ये ऑसिलेट कर रहा है। तब क्या होगा, जब ये मेटल पीस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो इसमें फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जब ये मेटल पीस नॉर्थ एंड साउथ इन दोनों पोल के बीच आएगा, धीरे धीरे जब दोनों पोल के बीच ये मेटल पीस आ जाएगा तब इसमें फ्लक्स धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा। फिर बाहर जाएगा, फ्लक्स जीरो होगा, फिर इनसाइड में आएगा, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से मेटल जो पीस है उसमें इंड्यूस करंट जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। उस इंड्यूस करंट को हम क्या कहेंगे, ईडी करेंट्स। तो ईडी करेंट्स कैसे प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटल पीस हम रखेंगे और उस मेटल पीस में जो फ्लक्स लिंक होगा वो सेंस होना होगा, तभी हमें ईडी करेंट्स मिलेगा। एप्लीकेशंस ऑफ ईडी करेंट्स, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। सेकेंड, टू मेक एलॉयज इन इंडक्शन फार्नेस। जो मैग्नेटिक ट्रेन है उसमें ब्रेक का काम करता है ईडी करेंट्स। और जब हम मेटल को मिलाकर एलॉय बनाते हैं इंडक्शन फार्नेस, उसमें ईडी करेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ईडी करंट की वजह से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और हीट मेटल को मेल्टिंग में मदद करते हैं, तब एलॉय बनेगा। तो एलॉय बनाने के लिए इंडक्शन फार्नेस में ईडी करंट यूज होते हैं। एंड मैग्नेटिक ट्रेन में ब्रेक के लिए ईडी करंट को जनरेट करता है। नेक्स्ट, इंडक्टेंस।
इंडक्टेंस को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कॉइल पे अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसीलिए हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। फॉर ए कॉइल ऑफ n टर्न्स इट बिकम्स n phi v इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। n phi v इक्वल्स Li। L एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। L को हम कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का SI यूनिट हेनरी, कैपिटल H, डायमेंशन mL², T इनवर्स 2, A इनवर्स 2। ये एक कॉइल है, इसमें करंट चल रहा है। तो करंट चलने की वजह से इसमें फ्लक्स भी आ जाएगा। जब कोई कॉइल में करंट चलता है तो इसमें फ्लक्स आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा, वो इंक्रीज होगा। कब? जब ये करंट इंक्रीज होगा। तो इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ये जो फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी इंक्रीज होगा। करंट कम होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगा, करंट ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना होगा, उसको हमने लिया है L। ये जो L है, L क्या है? इस कॉइल का इंडक्टेंस। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इसीलिए हम n phi लिख सकते हैं। टर्न्स अगर ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेल्फ इंडक्शन। When changing current is passed through a coil, an EMF is induced in the same coil. This phenomenon is called self induction. ये कॉइल है, इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की चेंजेस की वजह से इसमें एक EMF इंड्यूस होगा और इस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब अपने आप ये इंड्यूस हो गया। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था वो चेंज हुआ और चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में, जिस कॉइल में करंट चेंज हुआ है उसी कॉइल में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो गया। जो इंड्यूस EMF यहाँ प्रोड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा, इस करंट को अपोज करेगा। इसीलिए इसमें जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है उसको हम बैक EMF, क्योंकि इसको अगेंस्ट करेगा इसीलिए बैक EMF, और सेल्फ इंड्यूस EMF क्योंकि जिसमें करंट चेंज हुआ है उसी में इंड्यूस प्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए सेल्फ इंड्यूस EMF और बैक EMF ऐसे कहा जाता है। तो करंट इंक्रीज होने से फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। n phi v इज प्रोपोर्शनल I। एक टर्न से ज़्यादा है इसीलिए n हमने यूज किया है। n phi v इक्वल Li। L मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस हम कह सकते हैं। पहले हमें मिला था इंडक्टेंस, इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। L इक्वल n phi b बाई I। सेल्फ इंड्यूस EMF, जो EMF यहाँ प्रोड्यूस हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या था? फैराडे लॉ था
ये था फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर एन टर्न्स होगा, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ एन टर्न्स है, इसीलिए माइनस डी एन फाई बाई डी टी। एन फाई को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एल आई माइनस डी एल आई बाई डी टी। एल को बाहर ले आया, किसी भी एक इंडक्टर के लिए एल फिक्स होगा, ये कांस्टेंट है, इक्वल माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये है इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं, इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब ये जो एल है, इसका डेफिनेशन क्या है? द इंड्यूस ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो रिलेशन है इंड्यूस ईएमएफ इक्वल एल डी आई बाई डी टी, इसकी मदद से इसका डेफिनेशन हमने लिखा है। एक यूनिट करंट डी आई डी टी, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है? करंट समय के साथ चेंज होना। एक यूनिट करंट समय के साथ चेंज होने से जितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेम कॉइल में, उसको हम क्या कहेंगे? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। एक एक मान लीजिए, एक यूनिट करंट समय के साथ चेंज होने से अगर 1 वोल्टेज ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे? 1 हेनरी। इंडक्टेंस को हम 1 हेनरी कहेंगे, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? हेनरी। ऐसा यूनिट हेनरी एच। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। देखिए, इस इंडक्टर में जब करंट इंक्रीज होगा तब फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसको हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और बैक ईएमएफ कह सकते हैं। ये जो बैक ईएमएफ है वो इस करंट को अपोज करेगा, करंट को इंक्रीज होने नहीं देगा, रेसिस्ट करेगा। किसी भी कॉइल में करंट इंक्रीज करने के लिए बैक ईएमएफ को अगेंस्ट करना होगा। उसको अगेंस्ट करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। इस कॉइल में जीरो से आए करंट फ्लो होने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, वो इसमें एनर्जी रूप से स्टोर होके रहेगा। वो एनर्जी कितना है? इंडक्टर के लिए जो एनर्जी है वो है हाफ एल आई स्क्वायर। एल मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस, आई मीन्स करंट। इसका डिराइवेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन। When changing current is passed through a coil, an EMF is induced in the neighboring coil. This phenomenon is called mutual induction. पहले हमें मिला था सेल्फ इंडक्शन, अब हमें मिला है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ और म्यूचुअल दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल होते हैं, उसमें करंट चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल को हमने S1 दूसरे को S2 ऐसे नाम दिया है। S2 कॉइल में करंट चेंज हुआ है, उसकी वजह से S1 कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन।
S2 कॉइल में करंट सेंस होने की वजह से S1 कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने से पहले इसमें फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होगा। फ्लक्स लिंकेज विथ S1 N1 इक्वल एक्चुअली N1 इज प्रोपोर्शनल I2। S2 में जो करंट फ्लो हुआ है I2 है। N1 इज प्रोपोर्शनल टू I2 क्योंकि करंट S2 कॉइल में फ्लो हो रहा है और I2 करंट सेंस होने की वजह से S1 कॉइल में फ्लक्स लिंक हुआ है। प्रोपोर्शनल रिमूव करने से एक कांस्टेंट लाना जरूरी है, वो है M12। M12 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रेस्पेक्ट टू S2। S2 की वजह से S1 की म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब S1 कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस ईएमएफ S1 में प्रोड्यूस होगा, वो बात याद रखिए। इसीलिए हमने लिखा है इंड्यूस ईएमएफ ε1 इक्वल माइनस dN1/dt अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इक्वल माइनस dM12I2/dt। M12 कांस्टेंट है, इसीलिए हम लिख सकते हैं माइनस M12 dI2/dt। S2 कॉइल में करंट सेंस होने की वजह से S1 कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ मिला है। म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। The induced EMF set up in the secondary coil due to the rate of change of unit current in the primary coil is called mutual inductance। इस रिलेशन से डेफिनेशन बना है, सेकेंड जो कॉइल है जिसमें करंट चल रहा है उसको हम प्राइमरी कॉइल कंसिडर करेंगे। प्राइमरी कॉइल में एक यूनिट करंट सेंस होने की वजह से और 1 एम्पियर करंट सेंस होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ प्रोड्यूस अगर होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम 1 हेनरी कहेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है हेनरी, कैपिटल एस से डिनोट करता है। नेक्स्ट एसी जनरेटर। AC generator, it converts mechanical energy into electrical energy. It produces AC current. AC generator AC current produce करता है। AC generator मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। AC generator कैसे AC करंट से पहले AC वोल्टेज कैसे जनरेट करता है उसको देखते हैं। प्रिंसिपल, it is based on the Faraday's electromagnetic induction principle. When magnetic flux link with a coil changes, an EMF is induced in the coil. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो लॉ है जो फैराडे ने दिया था उसके ऊपर ही इसको बनाया गया था। उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके इसको बनाया गया था। फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या था? अगर कोई कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स सेंस होगा, फ्लक्स सेंस होने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या था? वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को रखा गया है क्योंकि देखिए इस साइड में क्या है, मैग्नेट का एन पोल, इस साइड में एस पोल, तो दोनों पोल के बीच क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। एन पुल एन एस पुल, दोनों पुल के बीच क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है। लेकिन अब फ्लक्स कैसे सेंस होगा? फ्लक्स सेंस होने से ही
इंड्यूस ईएमएफ हमें मिलेगा। अगर हम कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो फ्लक्स सेंस नहीं होगा, उस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स सेंस नहीं होगा। तो फ्लक्स सेंस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ इस कॉइल को रोटेट किया गया। जब ये कॉइल, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जब रोटेट करेगा तो इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा वो सेंस होगा, और फ्लक्स की सेंस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। Walking. When the coil is rotated with a constant angular speed omega, then the magnetic flux link with the coil changes with time. Magnetic flux at time t, phi b equal ba, magnetic flux का ये फॉर्मूला है ba cos थीटा, डॉट को रिमूव करने से cos थीटा आ गया, इक्वल ba cos ओमेगा टी। ओमेगा टी कहाँ से आ गया? देखिए, एंगुलर स्पीड मीन्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। एंगुलर स्पीड का डेफिनेशन क्या है? स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर स्पीड की बात आता है, एंगुलर स्पीड इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, थीटा। तो इस रिलेशन से थीटा हमें मिलेगा, थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी। नाउ फ्रॉम Faraday's law, the induced EMF for the rotating coil of n turns is induced EMF equal minus n d phi by dt, phi b a cos ओमेगा टी। तो phi की जगह हम पुट करेंगे b a cos ओमेगा टी। b a कांस्टेंट है इसीलिए बाहर आएगा, d बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, उसको डिफरेंशियल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा तो मिलेगा ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। एन बी ए ओमेगा एक कांस्टेंट टर्म है, इसीलिए इसको रिप्लेस करके लिखा गया एप्सिलॉन नॉट। इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। तो ये है इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या है? वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज को अगर आप आर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? वोल्टेज को रेसिस्टेंस से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? करंट। देयरफॉर करंट, एसी करंट, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर। एप्सिलॉन नॉट इंड्यूस ईएमएफ है, आर रेसिस्टेंस है। एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर इक्वल आई नॉट। देयरफॉर एसी करंट आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम भी हम लिख सकते हैं। एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय आर इक्वल आई एम। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आप क्या लिख सकते हैं? आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों सेम है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्या लिख सकते हैं? आई एम साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या कहते हैं? एसी करंट। क्यों कहते हैं? यहाँ साइन टर्म है, और ये जो साइन है वो समय के साथ ऐसे चेंज होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन की जो वैल्यू है +1 एंड -1, इन दोनों के बीच चेंज होता है। समय के साथ ये करंट की जो पोलैरिटी है वो भी चेंज होगा, वैल्यू भी चेंज होगा। इसीलिए इस करंट को हम एसी करंट बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, क्योंकि इस करंट का पोलैरिटी चेंज होता है समय के साथ। लेकिन जो डीसी है, डीसी करंट का पोलैरिटी समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, लेकिन एसी का पोलैरिटी समय के साथ चेंज होता है, डीसी का चेंज नहीं होता है। डीसी करंट हमें कैसे मिलता है? बैटरी से। एसी करंट हमें कैसे मिलता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, दूसरा है थर्मल जनरेटर, तीसरा है न्यूक्लियर पावर जनरेटर। तो ऐसे हमें एसी
वोल्टेज मिलता है, एसी वोल्टेज से एसी करंट हमें मिलता है। फिर से एक बात याद रखिए, एक साइड में है एन पुल, दूसरे साइड में एस पुल, दोनों के बीच क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। तो इसमें कोई कॉइल, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रख के रोटेट जब हम करेंगे, इसको जब हम रोटेट करेंगे, ऐसे जब रोटेट करेंगे इस कॉइल को, तब क्या होगा? इस कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा। तो हमें क्या मिलेगा? एसी ईएमएफ, एसी वोल्टेज हमें मिलेगा। एसी वोल्टेज एसी करंट देगा। तो पहले रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट करना होगा। रोटेट करने से एसी करंट हमें मिलेगा। इंडिया में जो एसी जनरेटर है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और यूएसए में जो एसी जनरेटर है उसका फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। इंडिया में 50 हर्ट्ज, यूएसए में 60 हर्ट्ज।